हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का इस झमाझम ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक्स टू यू फॉर योर ऑसम रिस्पॉन्स। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वीडियो के प्रीमियरिंग के दौरान आप कम आ रहे हो और बाद में देख रहे हो। साथ साथ देखोगे तो और मजे आएंगे, एक ग्रुप के फॉर्म में आप इंटरेक्शन कर पाओगे। सो गाइस, in this session today we are going to cover about natural vegetation and wildlife। हम इसकी बात करने वाले हैं। So my dear friends, मेरे कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल विद द ऑसम कंटेंट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी फिजिकल इंडियन वर्ल्ड एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्सेज 6L प्रोग्राम। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 6L इज हाईली बेनिफिशियल। L for revise, L for learn, L for write main answer writing program, L for memorize, L for recap and लास्ट में लेट्स प्रैक्टिस, जो हम सेशन के लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। आप बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं लास्ट में क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा। ओके, सो गाइस, www.ajitlive.in पे जाओगे आप और आपके पास स्क्रीन पे लिंक्स दिखेंगी, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब। और अगर आप चैनल पे न्यू हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या मैं याद दिला दूं, ये आपको ही करना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट सेशन आपका मिस ना हो पाए। मेरे फ्रेंड्स, मेंटरशिप के लिए अगर आपको कोई असिस्टेंट चाहिए तो स्क्रीन पे लिंक्स आपके सामने हैं, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन पे देखोगे आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लोगे। क्लियर? सो माय फ्रेंड्स, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो? जल्दी से मुझे एक झमाझम थम्स अप देकर बता दो कि यू गाइस आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन। रिसोर्सेज वी हैव डन, आज चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे और कल मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। In the previous sessions, we have discussed about the land resource, about the land use change. What are the factors responsible for formation of soil? क्या रोल है पेरेंट मटेरियल का, क्या रोल है टाइम का, अल्टीट्यूड का, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? What is weathering, how it plays important role in soil formation? We have discussed about the water, what are the problems of water availability, याद आ रहा है? और फिर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, व्हाट आर द मेथड्स। गाइस, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप सोच के आंसर करना, व्हाट आर द मेथड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कुछ मेथड्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, हरी अप फास्ट। और फिर मैं आगे नेचुरल वेजिटेशन स्टार्ट करने वाला हूं। क्लियर है गाइस? चलिए फाइन। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सम स्कूल चिल्ड्रन वेर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। क्या अच्छे दिन थे, लेकिन तब आपको बड़े होने की जल्दी थी। The articles in the exhibition were collection from different parts of the country. Okay, Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." Yes, it is made up from jute. Jute bags वापस फैशन में, ट्रेंड में आ गया है ना? Made up of jute fibers. Do you see those baskets, lampshades and chairs? Those are made up of canes and bamboos. Bamboo, जिसे हिंदी में बांस बोलते हो, longest grass. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो फेंसिंग भी लोग बैम्बू के बनाते हैं, घर भी स्लोप पे बैम्बू पे बनाते हैं, फ्लोर भी बैम्बू के बनाते हैं, वॉल भी बैम्बू के बनाते हैं, उस पर सीमेंट वगैरह छाप देते हैं, है ना? बड़ा खूबसूरत है। अर्थक्वेक का इफेक्ट उस पर कम है, लाइटर इन वेट है, ड्यूरेबल है, ठीक। और अगर खराब हो जाए वापस सस्ते दाम में बन जाएगा, है ना? सो हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। गाइस, जितना फॉरेस्ट कंजर्व होगा, जितना एनिमल्स का हैबिटेट मेंटेन होगा, उतनी बायोडाइवर्सिटी सस्टेन होगी।
क्लियर है? आइए इन बातों को समझते हैं। सिल्क वॉर्म, एक टर्म यूज कर रहा हूं, आप मुझे सोच के बताना। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, और एक टर्म है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, कंफ्यूज मत होइएगा। सिल्वीकल्चर इज रिगार्डिंग फॉरेस्ट्री, सेरीकल्चर इज रिगार्डिंग सिल्क। तो एक का संबंध सिल्क से है और दूसरे का संबंध फॉरेस्ट्री से है। अब देखिए जरा, सिल्क वॉर्म्स शहतूत के पौधे पे, प्लांट पे, ट्री पे, मलबेरी ट्री पे, जैसी वाज एक्साइटेड टू सी सिल्क स्कार्फ, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। टीचर ने कहा कि भाई ये कहां से निकला है? ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर ब्रीड ऑन मलबेरी ट्रीज। तो कैसे सिल्क वॉर्म कुकून के थ्रू सिल्क फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मलबेरी ट्री आपको दिख रहा है, सिल्क वॉर्म दिख रहा है, मॉथ दिख रहा है, फाइनली सिल्क आपको, मलबेरी सिल्क आपको दिख रहा है। कई वैरायटी ऑफ सिल्क है, जब आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में इट विल कम, है ना। बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, दो टर्म आपके सामने हैं। तो चिल्ड्रन को क्या समझ में आया? प्लांट प्रोवाइड अस विथ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन and wildlife exist only in narrow zone of contact. मतलब लैंड लिथोस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर, एयर एटमॉस्फेयर, इन तीनों का जोन ऑफ ट्रांजिशन, द नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर having living component, having biotic component, having जैविक घटक is called as biosphere। आप उसे बायोस्फीयर बोलोगे। क्लियर है? सो एटमॉस्फेयर की कंपोनेंट्स, हमने कहा एटमॉस्फेयर, दिस इज एटमॉस्फेयर गैसियस एनवेलप सराउंडिंग अर्थ सरफेस, जिसकी ओरिजिन कहां से है? मेनली एंडोजीनस, अर्थ के इंटीरियर से इसकी ओरिजिन हो रही है। दिस इज लैंड लिथोस्फेयर, ये वाटर हाइड्रोस्फेयर, तीनों का जोन ऑफ ट्रांजिशन, हैविंग लिविंग कंपोनेंट, हैविंग बायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बायोस्फेयर। इन बायोस्फेयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। भाई आपस में इनका क्या हो रहा है? प्रॉपर सपोर्ट हो रहा है एक दूसरे का। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। जब आगे आप एनवायरमेंट पढ़ोगे तो देखोगे आप कि ब्रिटिश प्लांट इकोलॉजिस्ट A.G. टेंसले प्लांट बायोलॉजिस्ट थे, प्लांट इकोलॉजिस्ट थे, गेव द टर्म इकोसिस्टम। इन्होंने कहा system which is formed by interaction between interacting biotic component with that of interacting abiotic component। तो बगैर लिविंग कंपोनेंट के इकोसिस्टम का होना, फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वेल्युएबल रिसोर्सेस, मतलब उसमें प्लांट फ्लोरा भी है, फौना एनिमल भी है। प्लांट पे एनिमल डिपेंडेंट है, प्लांट आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट भी कर रही, कई बार सपोर्ट भी कर रही हैं। कई बार कुछ ऐसे ट्री हैं जो बिल्कुल डेंस हैं और कुछ ऐसे ग्रासेस हैं जो शायोफाइट है, शेड लविंग है, छाये में उगने वाली हैं। तो पौधे की, पेड़ की छाया में उग रही हैं, सपोर्ट भी हो रहा है। हर तरह की बातें, हर तरह की बायोटिक इंटरेक्शन। व्हाट इज इकोसिस्टम? Ecosystem is interaction between plant, animals, microorganisms and their environment. All things in an ecosystem, living and non-living, work together to be one functional unit. सारे आपस में कार्य कर रहे हैं और वन फंक्शनल यूनिट का निर्माण कर रहे हैं, है ना। आइए आगे और समझते हैं। गाइस, अगर हम आपसे फॉरेस्ट की बात करें
ट्री की बात करें, बहुत ध्यान सुनना एंड बहुत कंसेप्ट क्लियर कर दूं फिर आगे बात करूंगा। वाटर का उस रीजन में द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, रिटेंशन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, it will decide which type of vegetation forest will grow in the given area। अगर डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, पतझड़ वाले वनों की बात करें, तो दे विल शेड देयर लीव्स इन अ पार्टिकुलर सीजन। यहां पे पीरियोडिसिटी होगी, साल के कुछ महीनों में पेड़ों पे पत्तियां नहीं होंगी। ट्रीज हैव शेड देयर लीव्स, लूज देयर लीव्स, ताकि वो वाटर के लॉस को कंजर्व कर पाए, मेंटेन कर पाए, अपने को प्रोटेक्ट कर पाए, वाटर को रिस्टोर कर पाए। अगर पत्तियां होती तो उनके सरफेस पे मौजूद स्टोमेटा से वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता थ्रू ट्रांसपिरेशन, है ना। अगर ये डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन के आसपास कैंसर और कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसके ऊपर नॉर्थ और साउथ में है टेम्परेट फॉरेस्ट। आइए इन बातों को और समझते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पार्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। These forests are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitudes, है ना। वही दूसरी तरफ जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, सदाबहार वन है, उनमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं होती, कोई फिक्स सीजन नहीं होता। लीव फॉल अकर्स डेली, रोज पत्तियां गिरेंगी, रोज पत्तियां निकलेंगी और इस तरह वो खुद को मेंटेन करेंगी। आइए इन बातों को और समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट्स, जरा प्लांट्स के सिग्निफिकेंस की बात करें, दे प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स पेड़ों पर चढ़ के रहेंगे। वृक्ष निवासी आर्बोरियल्स, याद रखिएगा, लिविंग ड्वेलिंग ऑन ट्रीज, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। भाई जब फॉरेस्ट प्लांट करेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, कल वाली क्लास में किया था कि कैसे वो विंड इरोजन को रोक रहा है। रूट सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करेंगी तो क्या होंगी, सॉइल इरोजन को बचाएंगी। हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, क्यों, जितनी रूट्स होंगी उतनी रेनफॉल का ग्राउंड में इनफिल्ट्रेशन होगा। गिव्स अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सब वो देंगी। तो प्लांट्स की सिग्निफिकेंस आप देख पा रहे हो। टिम्बर, फूड, फॉडर, फाइबर, फर्टिलाइजर, फ्यूल्स। 5F का ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक ऑफ 5F। कौन कौन से 5F? हमने कहा भाई ये आप यहां स्पष्ट रूप में 5F, यही कंसेप्ट आप यूज करते हो इन सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, सो इट इज फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, for the people, by the people, in order to fulfill demand of 5F। 5F क्या है? हमने कहा भाई फूड और फ्रूट और फाइबर और फ्यूल्स और फर्टिलाइजर, यहां पे जानवरों का चारा भी कर लीजिए, फॉडर। सो ये 5F की डिमांड ये आपको प्लांट के सिग्निफिकेंस के लिए हेल्प कर रही है। हमने कहा भाई हैबिटेट, हैबिटेट की तरह बिहेव कर रहा है, किनके लिए? वृक्ष निवासियों के लिए, फॉर आर्बोरियल्स।
ठीक, इस तरह ये बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है, प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। सो आइए आगे देखते हैं। गम्स मेडिसिन, अगर गम्स की बात करें, मेडिसिन और प्लांट्स की बात करें, एंड ऑल्सो पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज। माय फ्रेंड्स, इट इज हाईली सजेस्टेड टू यू, प्लीज डोंट वेस्ट पेपर। यू पेपर ना फाड़ें, पेपर ना बर्बाद करें, क्योंकि अगर आप पेपर को बर्बाद नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे ट्रीज को कट होने से बचाओगे, आप डिफॉरेस्टेशन के रेट को मिनिमाइज करोगे। ठीक, देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट, आप और इसमें यूजेस को ऐड कर सकते हो। ठीक, सोचेंगे और ऐड करेंगे। वाइल्ड लाइफ एंड द सिग्निफिकेंस, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, insects as well as aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wool. हमने ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की एक भेड़ की, शीप की बात की थी। कैन यू नेम इट? हमने सहतूत सॉल की बात की थी। नाम लेते आपके माइंड में दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रहा है। कौन सा यूटी, कौन सा एनिमल? पश्मीना के सॉल किनसे बना है? जो लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, गो थ्रू द सीरीज, सब कुछ आपको बताया है। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। ठीक, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मैंने आपको समझाया है। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इतनी बात क्या हम समझ पा रहे गाइस? एक मिनट, ये मैं हमेशा इस बात को, 1 मिनट, बेसिकली गाइस हो क्या रहा है कि मैं इसे हटाना कैसे रोज सीखना भूल जा रहा हूं, है ना। कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन चलिए आज रन करेंगे। द बर्ड्स फेड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल एज, है ना। अगर वल्चर्स की बात करें, बहुत ध्यान सुनना, वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, ये आजकल क्या हो रहा है, जानवरों के इलाज में गाय भैंस, बैल भैंस, सांड वगैरह लाइफ स्टॉक्स के इलाज में जो दवाइयां उनको दी जा रही हैं, एक केमिकल है डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, ठीक, डाइक्लोफिनेक, सोडियम, पोटेशियम, कीटोप्रोफेन। ऐसा पाया गया कि ये वल्चर्स जब डेड एनिमल्स को खा रही हैं तो ये केमिकल्स उनके बॉडी में स्टोर हो रहा है। ठीक, डाइक्लोफिनेक किडनी डिसऑर्डर कर रहा है, वल्चर्स की किडनी खराब हो रही है। ठीक, कीटोप्रोफेन उनकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है, और जो वल्चर्स के एग से अंडे हैं, बिफोर द हैच डेट उनकी रप्चरिंग हो रही है ना। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लीनर ऑफ द एनवायरमेंट। याद रखेंगे आप, है ना गाइस। सो हमने कल वाली क्लास में आपसे यूट्रॉफिकेशन की बात की थी, बायोमैग्निफिकेशन की बात की थी। आइए आगे और मूव करते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। हर एनिमल का अपना एक रोल है, हर एनिमल अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आइए जरा देखते हैं कैसे इनका नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। भाई कई सारी क्लासिफिकेशंस वेजिटेशंस की हैं। विटेकर्स प्लांट फॉर्मेशन जो आप नहीं पढ़ोगे, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी। बायोम्स पढ़ोगे आप, रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी। ठीक, सो क्लाइमेट, टेम्परेचर और रेनफॉल,
ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो फ्लोरा की, वेजिटेशन की, नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को डिसाइड कर रहे हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, grasslands, scrubs, and tundra. In areas of heavy rainfall, जहां पर रेनफॉल पर्याप्त है, ह्यूज ट्रीज आर ग्रोइंग। भाई आपने अमेजन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ अर्थ का केस देखा है। मैसिव रेनफॉल, टीयर्स ऑफ ट्रीज आर देयर, है ना। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग abundant वाटर सप्लाई, तभी जाके वहां पे फॉरेस्ट की ग्रोथ होगी। और जैसे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, रेनफॉल घटेगी, साइज ऑफ ट्रीज घटेगी, उनकी डेंसिटी घटेगी, स्पेसिंग दूर दूर होंगी। वो क्यों? पास होंगी तो वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए कॉम्पीट करेंगी और डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। और घटेगी तो क्या होगा? फॉरेस्ट की जगह पे श्रब्स, झाड़ियां उगेंगी। और घटेगी तो जीरोफाइट, डेजर्ट प्लांट विथ जीरोफिटिक इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, पारिस्थितिक अनुकूलन के साथ उगेंगी। और घटेंगी तो वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएगा, बंजर भूमि, बैरन लैंड, उसके पहले ग्रासेस वगैरह आएंगी, है ना। तो आप देख पा रहे हो हाउ इट इज चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। आगे जाके एडवांस क्लास में पढ़ोगे आप कि कैसे कैसे रेन फॉरेस्ट का मिलना, डेजर्ट का मिलना, टुंड्रा का मिलना, फ्रोजन रीजन का मिलना, टैगा का मिलना, पोलर रीजन का होना, ये सब आपको दिखेगा। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, short stunted trees and grasses grows, forming the grassland of the world. और अगर ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, thorny shrubs and scrubs grow, ये यहां ग्रो करेंगे। देख पा रहे हो हाउ दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स एंड लीव्स have thorny and waxy surface। क्यों डीप रूट? क्यों? क्योंकि वाटर का स्कैसिटी है। जितनी रूट्स डीप होंगी उतना सॉइल से जोन ऑफ कंटेक्ट बढ़ेगा, और जितना जोन ऑफ कंटेक्ट बढ़ेगा गाइस क्या होगा? उतना न्यूट्रिएंट्स की, मॉइस्चर की एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी। लीव्स जब थॉर्नी हो जाएंगी, सरफेस एरिया घट जाएगा, और जब उस पर वैक्सी कंपोनेंट डिपॉजिट होगा तो स्टोमेटा कवर्ड होगी, वाटर का लॉस मिनिमाइज होगा, रिड्यूस होगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। कुछ में तो और होंगी मॉडिफिकेशन। उनकी स्टोमेटा कैसी होंगी? स्कोटो एक्टिव, मतलब इन डे टाइम दे रिमेन क्लोज्ड, और रात में डार्कनेस में, स्कोटो मींस डार्कनेस, वो होंगी एक्टिव। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस, एक प्लांट का ग्रुप है ब्रायोफाइट्स, ठीक, जिसमें रूट सिस्टम डेवलप नहीं होती है, राइजोइड्स बोलते हैं। कोई जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्लोएम जो कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो विकसित नहीं होती। लाइकेन्स नहीं पढ़ेंगे, लिचेन नहीं पढ़ेंगे, लाइचेन पढ़ेंगे, लाइकेन। दे आर पायनियर ऑफ वेजिटेशन। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। गाइस फंजाई इज वेरी स्मार्ट, उसे मालूम है दुनिया का वही गठबंधन लॉन्ग लास्टिंग है जहां पर दोनों को फायदा हो। तो एल्गी और फंजाई, फंजाई ने एल्गी को ऑफर दिया, तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। एल्गी के पास क्लोरोफिल है, एल्गी परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, बनाएगा फूड, बन बैठेगा नौकर, दास, स्लेव, सर्वेंट। बदले में फंजाई
देगा प्रोटेक्शन और बन बैठेगा मालिक। और ये मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप का एग्जाम्पल कौन है? लाइकेन, LICHEN, ग्रोइंग एट रॉक्स, बार्क ऑफ ट्रीज, ये ऑर्गेनिक एसिड्स कल वाली क्लास में बताया था को रिलीज करके ये क्या करेंगी? रॉक्स की वेदरिंग कर देती हैं। इसीलिए आप इनको पायनियर ऑफ वेजिटेशन बोलते हो। आज ही की क्लास में हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट को ब्रॉडली आप क्लासिफाई करोगे एवरग्रीन एंड डेसिडियस, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे आर शेडिंग देयर लीव्स, कब उनकी पत्तियां गिर रही हैं। एवरग्रीन, रोज पत्तियां गिरी, रोज पत्तियां निकली, सदाबहार, कोई पीरियोडिसिटी नहीं आया। ये पत्तियां सॉइल में डिकम्पोज होके न्यूट्रिएंट का ग्रेट सोर्स बनी रहेंगी। Evergreen forests do not shed their leaves simultaneously in any season of the year. ऐसा ना समझना कि पत्तियां नहीं गिरेगी, पत्तियां फिक्स टाइम पे नहीं गिरेंगी। लीफ फॉल विल अकर डेली रेगुलरली। ठीक, इन द केस ऑफ डेसिडियस, पतझड़ वाले वनों में, है ना, तो आप पढ़ोगे आगे जाके डिटेल में इनके बारे में। और इन द केस ऑफ डेसिडियस क्या होगा? ये फिक्स टाइम में अपनी पत्तियों को गिराएंगी। और मैंने आपसे बताया था कि अगर ये ट्रॉपिकल रीजन में है तो ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट रीजन में है तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वेयर टू सेंचुरीज बैक। जाहिर सी बात है, आजकल ह्यूज पॉपुलेशन का प्रेशर है। इतने पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए क्रॉप्स ज्यादा चाहिए। तो क्या हो रहा है? लैंड यूज चेंज, कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। हम क्या कर रहे हैं? कार्बन के सिंक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, लार्ज एरिया फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। बाहर अमेजन फॉरेस्ट का भी केस है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री का भी केस है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिशिंग रैपिडली। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की बात है, पूरे विश्व की बात है। अर्जेंट नीड है हमें इस रिसोर्स को कंजर्व करने की, अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। तो हम इसे कंजर्व करें, हम कार्बन सिंक को बचाएं, हम हैबिटेट एनिमल्स को बचाएं, आर्बोरियल्स के हैबिटेट को बचाएं, हम ऑक्सीजन के सोर्स को बचाएं। देखा आपने इस कोविड पैंडेमिक के दौरान कि क्या इंपॉर्टेंस रहा लंग्स का और क्या इंपॉर्टेंस रहा ऑक्सीजन का। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल्स, जाहिर सी बात है, एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। दोनों आपस में मिलकर इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स। ये हो रहा है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। आइए समझते हैं भाई, जब एक आपके पास रिपोर्ट है, आर्थर और विल्सन दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि अगर 1/10 1/10 हैबिटेट का लॉस हो जाए, आवासीय स्थान का नुकसान हो जाए, दिस विल कॉज 1/2 1/2 लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इस कदर हैबिटेट लॉस, आवासीय स्थानों का नुकसान होना और फ्रेगमेंटेशन, विघटन is the main cause responsible for loss of biodiversity. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. क्यों? नहीं रहेगा घर तो कैसे रहेंगे जीव? How it is possible when habitat is not maintained? इस बात को समझेंगे। My friends, deforestation, soil erosion,
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बिना इकोलॉजी को फोकस किए हुए इकोनॉमी का फोकस बैलेंस अनिवार्य है, तो ही जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास होगा। फॉरेस्ट का फायर होना, क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, है ना, कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल दिस आर लीडिंग टू फॉरेस्ट फायर। सुनामी, ओशन के फ्लोर पे नियर बाय एरिया पे अर्थक्वेक का आना, और सिस्मिक सी वेव्स, भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराओं का निर्माण होना। लैंड स्लाइड्स, देखा आपने इन द प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज लैंड स्लाइड्स एंड व्हाट आर द कॉजेस विद द केस स्टडी एंड मिटिगेशन मैकेनिज्म। याद है, याद आया, ठीक। सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचर फैक्टर्स जो कि प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन को एक्सेलरेट कर रही है। क्यों? आपको अगर मालूम चल जाए कि कोई पेड़ है, अगर उसकी पत्तियों को क्रश करके सैप रस निकाल के अगर सर में लगाए तो एक तरफ बाल झड़ने बंद, बाल खूबसूरत, मेमोरी बेहतर, क्या होगा? उस प्लांट की ओवर एक्सप्लोटेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। और जब प्लांट लुप्त होने की कगार पे तो स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन। यही तो हम करते आए हैं, है ना गाइस? One of the major concern is increasing incident of poaching that result in a sharp decline in number of particular species। भाई आपको केस दिख रहा है, अगर इसकी वैल्यू ना होती तो हंटिंग और पोचिंग क्यों होती? भाई आपने शुरू में चीता की हंटिंग की, ठीक, और फिर कहा कि भाई चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट, और फिर कहा आपने एक था चीता, है ना, फिर कहा अब चीता का कराएंगे री इंट्रोडक्शन, फिर कहा कि आपने उसको देखेंगे हमारे हैबिटेट में कैसे वो बिहेव कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो शुरू से हमने मेंटेन नहीं किया। एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फेदर्स। इसके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ एक्ट हैं, आगे जाके एनवायरमेंट के सेशन में बात होगी, यहां थोड़ी सी बात करेंगे। सम ऑफ दिस एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनो, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस का इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। गाइस, एनवायरमेंटल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। साइट्स नाम सुना है आपने? साइट्स, CITES, ये देखो आप, इन कारण से आप इनकी हंटिंग पोचिंग कर रहे हो। ये देखो आप, अगर अवेयरनेस बढ़ जाए, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो जाए, तो जब डिमांड नहीं होगी तो हंटिंग और पोचिंग नहीं होगी। फॉरेस्ट फायर केस आपको दिख रहा है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, यहां पे आप इकोसिस्टम पे फोकस कर रहे हो, ये स्पीसीज ओरिएंटेड है। यहां पे भी आप कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन जोन, ऐसे जोन्स को करते हो आइडेंटिफाई। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स। आपके पास दलदलों के संबंध में वेटलैंड इज ए ब्रॉड टर्म। आपको एनवायरमेंट सीरीज जब लेकर आऊंगा इस चैनल पे तो विल डिस्कस अबाउट रैमसर कन्वेंशन। ठीक, टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। बैलेंस इन एनवायरमेंट कब? भाई जब नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्टर्ब नहीं होंगी तो हमें क्या करना है? प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी को सस्टेन करना है ताकि लाइफ अपनी बची रहे, हम भी उससे प्रभावित होंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज। वही तो मैं आपको बता रहा था कि हमने अपने घर बसाने के चक्कर में, अपनी क्रॉप फूड की डिमांड के चक्कर में, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में, कैश क्रॉप के चक्कर में, इलीगल ट्रेड के चक्कर में हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का हमने प्रॉपर
बुरी तरीके से क्या किया, एक्सप्लॉइटेशन किया है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना। तो ये हम समझ पा रहे थे। अभी मैं सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रहा था आपसे, फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड वन महोत्सव अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। बच्चों में जागरूकता बढ़ाएं, अवेयर करें कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबल हो। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी encouraged for bird watching and visiting nature camps। भाई मोबाइल गेम्स के बजाय, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब रील्स के बजाय, है ना, ऑनलाइन क्लासेस देखें और नेचर के क्लोज जाने का प्रयास करें, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। आपको सुकून मिलेगा। नेचर से क्लोज जाओगे आप, ऑक्सीजन प्लेंटी है, डेंस फॉरेस्ट है, ब्रेन को मिलने वाले ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होगी और आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। मेनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज डिक्लेयरिंग दैट ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल। हम एनवायरमेंट सीरीज में इस पे बात करेंगे। तो गाइस, अगर मैं आपसे बोलूं which of the following is the main factor responsible for loss of biodiversity? A, habitat loss and fragmentation. B, introduction of exotic or alien or non-native or IAS invasive alien species. C, soil, water and atmospheric pollution. D, over exploitation। क्या हुआ, चारों ऑप्शन सही है और आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है। अभी मैंने आपको आर्थर और विल्सन की प्रिंसिपल बताई कि 1/10 लॉस ऑफ हैबिटेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/2 लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दैट मींस अमंग द ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, बट वन सिलेक्ट करना है। विल गो फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर गाइस? In India, killing of lions, tigers, deer, great Indian bustard पक्षी है, peacocks have been banned, and international convention cites, इसी की बात कर रहा था मैं, इसे बोलते हैं वाशिंगटन डिक्लेरेशन, has been established that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited। क्योंकि ये 3 मार्च 1973 को साइन हुआ, 3 मार्च को आप मनाते हो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्यों? वाशिंगटन डीसी में 3 मार्च को ये इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन हुआ, ठीक। और इसी का इफेक्ट बनता है इंडिया के पास, है ना। चलिए आगे और समझते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। तो जितना आप नेचर के क्लोज रहोगे, जितना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सरप्लस होगा, आप देखोगे जितने एटमॉस्फेयर में क्या नहीं होंगे, SOx, NOx, बेंजीन, टॉलिन, ओजोन नहीं होंगे, आपका चिड़चिड़ापन, इरिटेशन कम होगा, आंखों में जलन, पैन नहीं होगा, एल्डिहाइड्स नहीं होंगी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स नहीं होंगी, आंखों के चिड़चिड़ापन, जलन कम होगी। जितना फ्रेश O2 उतना आप हैप्पी फील कर रहे हो, पहाड़ों पे जाके, रिमोट एरियाज में जाके अच्छा फील कर रहे हो, और किसी का फोन आ गया, सारी बात आपको याद हो रही। क्यों? ब्रेन को मिलने वाले ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो रही है, आप हैप्पी मूड में हो, गाना गाने का मन भी कर रहा है, पता नहीं, ठीक। सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। इसके बारे में बात करेंगे। साइड्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स। क्या एम है? एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स
एंड प्लांट। भाई ट्रेड तो हो रहा है लेकिन डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इस कदर ट्रेड ना हो कि पूरी वो लुप्त ही हो जाए। रफली 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. Bears, dolphin, cactus, corals, orchids, aloes are some example. अभी फिलहाल क्लास 8th लेवल के लिए साइट्स का संबंध किनसे है? It is Convention on International Trade in Endangered Species of Important Bird, Wild Fauna, Endangered Species and Wild Fauna and Flora. ये की वर्ड्स हैं। आइए गाइस क्वेश्चंस करते हैं। गाइस आर रेडी फॉर द ऑसम क्वेश्चन एमसीक्यूज, सो लेट्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आइए हैव लुक ऑन स्क्रीन। Is the process of collecting rainwater from the rooftops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. किसकी बात हो रही है? A. Water conservation, B. Water use efficiency, C. Rain water harvesting, D. Water restoration. Guys जल्दी से कमेंट में आंसर लिखकर मुझे बताएं। What will be the right answer? What will be the right answer? My friends, right answer will be D. Rain water harvesting is the process of collecting rainwater from the rooftops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. ठीक? टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ। टुंड्रा में क्या क्या मिलेंगी? अभी मैंने एग्जांपल दिया कि फंजाई ने कहा तुम मुझे भोजन दो मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। हिंट क्या मिलेंगी? कंप्राइजेस ऑफ टुंड्रा में फ्रोजन एरिया, परमाफ्रॉस्ट, लो टेम्परेचर, लो प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल के फॉर्म में। ठीक, हिंट दे दिया आपको। क्या वहां फॉरेस्ट ग्रो करेंगे? नो। श्रब्स? नो। आइस एंड ग्लेशियर? वेजिटेशन नहीं है। बहुत से लोग यहां ऑप्ट करेंगे। यहां बात वेजिटेशन की हो रही है। मॉसेस एंड लाइकेंस। डी इज द राइट आंसर। देख रहे हो आप, गलतियां नहीं करनी है, सो बी अटेंटिव। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड द लीव्स इन पार्टिकुलर सीजन to conserve loss of moisture through transpiration. किसकी बात गाइस हो रही है? देखिए जरा किसकी बात हो रही है? ग्रासलैंड, डेजर्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट। क्या होगा आंसर? कौन अपनी पत्तियों को गिरा रहा है ताकि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाए, वाटर का लॉस मिनिमाइज हो जाए? जाहिर सी बात है डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि ये रोज पत्ते गिराती हैं। इसमें लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, रूट्स आर डीपर। ये तो एक साल में लगभग एनिमल्स अपनी लाइफ पूरी कर दे रही है। डी इज द राइट आंसर। गाइस अभी मैंने आपको समझाया था वल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेर डाइंग ऑफ द किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइव स्टॉक treated with dash a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen, है ना? Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity. ये जो डैश है, ये डैश किसकी बात कर रहा है? इन चारों में से जिसकी बात कर रहा है वो अब अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन बैन हो चुका है। आगे पढ़ोगे इसके बारे में, इट विल कम। स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत बैन हो चुका है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में ह्यूमन यूज के लिए बैन कर दिया था। किसकी बात हो रही है गाइस? इट इज डी डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक सोडियम और पोटेशियम अभी मैंने आपको बताया था। फॉरेस्ट फायर इज अ थ्रेट टू एंटायर रीजन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। It occurs mainly due to dash 3 regions. है ना स्मार्टली?
क्यों? मैं चाह रहा था कि आपका फॉरेस्ट फायर यहां रिवाइज हो जाए, है ना। नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग, यस। तीनों कारण कौन कौन से? फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल, फायर कॉज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, मिस्चिफ मेकर्स एंड मिसक्रेंट्स, ऑल ऑफ द अबव 1 2 ठीक। तो गाइस इस तरह एक मैच द फॉलोइंग करिए आप, मैच द फॉलोइंग: लैंड यूज, ह्यूमस, रॉक, डैम्स, बायोस्फीयर। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कौन करेगा? कल वाली क्लास में बताया था, यहां पे चारों में रॉक, डैम। नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, आज ही रिवाइज किया, बायोस्फीयर। प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, लैंड यूज की बात हो रही है। ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल, ह्यूमस की बात हो रही है। क्लियर है? सो इस तरह आपने मैच कर लिया। बट फ्रेंड्स आइए मेमोराइज करते हैं। आपको सोशल फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव रिकॉल करना है। व्हाट वेर द 5 F? फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। 5 F कौन से थे? हमने कहा फूड और फॉडर, फ्रूट्स, फाइबर, फर्टिलाइजर्स एंड फ्यूल्स, ईंधन। बायोडायवर्सिटी लॉस के मेन कारण हमने कहा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मेन था, बाकी और भी फैक्टर्स हमने देखा। हमने इकोसिस्टम की मेंटेनेंस की बात की, हमने नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर और रेनफॉल के इंपॉर्टेंट रोल को समझने का प्रयास किया। हमने फॉरेस्ट के ब्रॉड कैटेगरीज एवरग्रीन और डिसिडियस के फॉर्म में बांटा। हमने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन को समझा। हमने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन को देखा। हाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन प्रेशर एंड डिमांड ऑफ फूड, फाइबर, फर्टिलाइजर्स, दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर। हमने ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ एनिमल्स को देखा, कैसे वो इकोसिस्टम को थ्रेट पहुंचा रही है। गाइस इस तरह आप जुड़े रहेंगे। मंडे टू सैटरडे 9 PM हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। फॉर एनी असिस्टेंस, ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। ओके गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस इसी तरह आप हार्डवर्क करते रहेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कई बार सोचने पे आप स्ट्रेस में आ जाते हो। माय फ्रेंड्स, स्ट्रेस का होना इज नॉर्मल, नेचुरल। अगर आपको तनाव हो रहा है तो आप नॉर्मल हो, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। स्ट्रेस आए, लंबे समय तक न रहे। हमें देखना है कि क्या हम बीते हुए कल से आज बेहतर है, क्या आने वाले कल की हमारी बेहतरीन प्लानिंग है ना? क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। सिलेबस में क्या हमारे वीक एरियाज हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रॉन्ग एरिया की स्ट्रॉन्गनेस को मेंटेन करना है, वीक एरियाज पे कार्य करना है। ठीक है, और इसी तरह हम हार्ड वर्क करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।